दोस्तों, कल्पना कीजिए मई 1988 की एक गर्म और भरी हुई रात को। अमृतसर की सड़कें धूल और तनाव से भरी हुई थीं। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर एक साधारण सा आदमी रिक्शा खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे, पैरों में घिसे हुए जूते, चेहरे पर पसीना चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट साहस और देशभक्ति की ज्वाला जल रही थी। कोई भी देखने वाला सोचता कि ये एक गरीब रिक्शा वाला है जो रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था। ये थे अजीत कुमार डोभाल, भारत की खुफिया दुनिया के सबसे चमकते सितारे, जिन्हें लोग भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। उन्होंने अपनी जान को बार बार देश की सुरक्षा के लिए दांव पर लगाया है। उस रात वो स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। स्वर्ण मंदिर भारत की आस्था का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जहां सिख समुदाय के करोड़ों लोग श्रद्धा से आते हैं। लेकिन उस समय यह पवित्र जगह एक सशस्त्र किले में बदल चुकी थी। अंदर सैकड़ों खालिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए थे। उनके पास AK-47 जैसी आधुनिक राइफलें, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स और भारी मात्रा में विस्फोटक थे। वे मंदिर की दीवारों, गुंबदों और कमरों को अपनी पनाहगाह बना चुके थे और बाहर से किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। बाहर भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के बहादुर कमांडो, ब्लैक कैट्स, चारों तरफ घेरा डाले खड़े थे। वे हमले के लिए तैयार थे, लेकिन समस्या यह थी कि अंदर की सटीक जानकारी नहीं थी। कितने आतंकी हैं, वे कहां-कहां पोजीशन लिए बैठे हैं, उनके पास क्या-क्या हथियार हैं, मंदिर में सुरंगें बनी हैं या नहीं, सब कुछ अंधेरे में था। अगर बिना जानकारी के हमला किया तो मंदिर को भारी नुकसान पहुंच सकता था, जो पूरे देश के लिए बड़ा झटका होता। तभी वो रिक्शा वाला मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच गया और रुक गया। उसने रिक्शा एक तरफ खड़ा किया और अंदर घुसने की तैयारी की। ये दृश्य देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एक शख्स ने पूरे ऑपरेशन की किस्मत बदल दी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1984 में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकाला गया था। लेकिन उसके बाद पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद और आतंकवाद ने और तेजी पकड़ ली। आतंकवादी संगठन जैसे बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अन्य गुटों ने मंदिर को फिर से अपना बेस बना लिया। 1988 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि रोजाना हत्याएं, बम ब्लास्ट, बस जलाना आम बात हो गई थी। निर्दोष सिख, हिंदू, पुलिसकर्मी सब मारे जा रहे थे। पूरा पंजाब दहशत में जी रहा था। भारतीय सरकार ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मंदिर को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराना जरूरी था, लेकिन बिना किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाए। इसलिए नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। यह ऑपरेशन NSG के साथ मिलकर चलाया जाना था। लेकिन सफलता के लिए सबसे जरूरी था रियल टाइम इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के जॉइंट डायरेक्टर अजीत डोभाल ने खुद को इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया। उन्होंने अपने सीनियर्स से कहा कि कोई और नहीं, मुझे ही अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और अनुभव सबसे बेहतर है। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन डोभाल की जिद के आगे सब मान गए। अब डोभाल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपनी असली पहचान को पूरी तरह छुपा लिया। कोई फाइल, कोई फोटो, कोई पहचान पत्र नहीं। उन्होंने साधारण पंजाबी लुक अपनाया, लंबी दाढ़ी, मूंछें, साधारण कुर्ता पजामा, पुराने चप्पल, माथे पर टीका लगाया और सबसे महत्वपूर्ण, एक पुराना रिक्शा खरीदा जो अमृतसर की सड़कों पर आम था। उनकी नई पहचान थी रशीद अहमद, पाकिस्तान के लाहौर से आया इसी का एजेंट। उन्होंने महीनों की प्रैक्टिस की थी उर्दू बोलने की, पंजाबी लहजे की और इसी के तरीके की। वे इतने परफेक्ट हो गए थे कि कोई भी पकड़ नहीं सकता था। दिन भर वे अमृतसर की गलियों में रिक्शा खींचते हुए आतंकियों के संपर्क में आते। चाय की दुकानों पर रुकते, बातें शुरू करते। भाई साहब, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इसी ने मुझे खास मिशन पर भेजा है। खालिस्तान की आजादी की लड़ाई में हमारी मदद चाहिए। हथियार, पैसे, ट्रेनिंग सब देने आए हैं। धीरे धीरे आतंकवादी उन पर भरोसा करने लगे। वे उन्हें अंदर तक ले जाने लगे, उनकी बातें सुनते, प्लान शेयर करते। डोभाल सब सुनते और याद रखते। ऑपरेशन से ठीक 2 दिन पहले रात के अंधेरे में अजीत डोभाल ने अपना रिक्शा एक गली में छोड़ दिया और पैदल स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए।
अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हर तरफ सख्त सुरक्षा। आतंकी चौकन्ने होकर घूम रहे थे। कुछ ऊपरी मंजिलों पर स्नाइपर पोजीशन लिए हुए, कुछ नीचे मशीन गन संभाले। हवा में बारूद की गंध और तनाव का माहौल था। डोवाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर कहा, मैं इसी का भाई हूं। पाकिस्तान से मदद लेकर आया हूं। आतंकी थोड़े चौंके लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन्हें अंदर बिठाया, चाय पिलाई, खाना दिया और बातें करने लगे। डोवाल ने अगले 2 दिन वहां गुजारे। वे मंदिर के हर हिस्से में घूमे, नजर रखी। कितने आतंकी हैं? लगभग 200 से ज्यादा। बड़े लीडर कौन हैं? हथियार कहां छिपाए हैं? कमांड सेंटर कहां है? निकास के रास्ते क्या हैं? कोई सुरंग तो नहीं? सब कुछ उन्होंने अपने तेज दिमाग में दर्ज कर लिया। बिना कागज के, बिना नोट के, सिर्फ याद। ये 2 दिन उनके लिए मौत के मुंह में रहने जैसे थे। हर पल कोई आतंकी पूछ सकता था सवाल, कोई शक कर सकता। दोस्तों, लेकिन डोवाल का आत्मविश्वास और अभिनय इतना परफेक्ट था कि कोई कुछ नहीं समझ पाया। 9 मई 1988 की सुबह ऑपरेशन ब्लैक थंडर आखिरकार शुरू हो गया। बाहर एनएसजी के ब्लैक कैट्स पूरी तरह तैयार थे। उनके चेहरे पर काला रंग, भारी हथियार, ग्रेनेड्स और बुलेट प्रूफ जैकेट। चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया गया था। हेलीकॉप्टर ऊपर से नजर रख रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंदर से रियल टाइम जानकारी आ रही थी। अजीत डोवाल अंदर थे। उन्होंने छुपकर छोटे छोटे सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। कभी किसी कोने से बाहर देखकर, कभी किसी आतंकी की बात सुनकर। यहाँ 22 आतंकी हैं, AK-47 और RPG के साथ। ऊपरी मंजिल पर स्नाइपर पोजीशन है। कमांडर अकाली बाबा सबसे खतरनाक है। पहले उसे टारगेट करो। दाईं तरफ सुरंग है, उसमें 8 लोग छिपे हैं। हर जानकारी NSG को तुरंत मिल रही थी। इस वजह से कमांडो बिना एक भी अनावश्यक गोली चलाए अंदर घुस पाए। वे ठीक उसी जगह हमला कर रहे थे जहां से सबसे ज्यादा खतरा था। आतंकी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय कमांडो इतनी सटीक जानकारी कैसे ले रहे हैं। वे सोच रहे थे कि शायद कोई गद्दार है, लेकिन असल गद्दार तो उनके बीच बैठा हुआ था, वो रिक्शा वाला रशीद। लड़ाई पूरे 9 दिन चली। 9 मई से 18 मई तक हर रोज गोलियां चल रही थीं, ग्रेनेड फट रहे थे, लेकिन डोवाल अंदर ही अंदर सुरक्षित रहे। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। उनका काम सिर्फ जानकारी देना था। और उन्होंने वो काम इतने शानदार तरीके से किया कि मंदिर को बहुत कम नुकसान पहुंचा। सिर्फ कुछ दीवारें और कमरे प्रभावित हुए, लेकिन स्वर्ण मंदिर की मूल संरचना और पवित्रता बरकरार रही। आखिरकार 18 मई को आखिरी आतंकी या तो मारा गया या सरेंडर कर दिया। मंदिर पूरी तरह साफ हो गया। खालिस्तानी आतंकवाद का वो बड़ा अड्डा खत्म हो गया। पूरे देश में राहत की सांस चली। पंजाब के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। जब सब खत्म हुआ तो अजीत डोवाल चुपचाप बाहर निकले। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। कोई ताली नहीं, कोई स्वागत नहीं, बस एक साधारण इंसान की तरह वे वहां से चले गए। इस मिशन के लिए उन्हें भारत सरकार ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल का वीरता पुरस्कार है। लेकिन डोवाल ने कभी इस बात को लेकर शोर नहीं मचाया। आज भी वे चुपचाप देश की सेवा करते हैं। कभी प्रेस में नहीं आते, कभी इंटरव्यू नहीं देते, बस काम करते जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। ये उन सभी अज्ञात हीरोज की कहानी है जो रात दिन देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन जिनकी वजह से हम सुरक्षित सो पाते हैं। अजीत डोवाल आज भी भारत की खुफिया एजेंसियों के सबसे सम्मानित नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहकर संबोधित करते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस चुपचाप किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अनकही कहानी को जान सकें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें क्योंकि अगली वीडियो में हम ला रहे हैं एक और हैरान करने वाली कहानी, कैसे रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक ने पूरे 8 साल पाकिस्तान की आर्मी में घुसकर जासूसी की और ब्लैक टाइगर बन गए। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप अजीत डोभाल को भारत का सबसे बड़ा जासूस मानते हैं या आपके हिसाब से कोई और नाम है? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।